नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात टोक्यो ओलंपिक्स की। कोरोना वबा की वजह से 1 साल की देरी से हो रहे टोक्यो ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी आज मुनक़िद हुई। आमतौर पर ओपनिंग सेरेमनी और सभी मुल्कों के खिलाड़ियों का मार्च पास्ट ओलंपिक गेम्स का एक मेन अट्रैक्शन होता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से सिर्फ 1000 खिलाड़ी और ओहदेदार ही इस प्रोग्राम में मौजूद थे। खिलाड़ियों का मार्च पास्ट 1896 में हुए पहले समर ओलंपिक गेम्स के ऑर्गेनाइजर ग्रीस के डेलीगेशन के साथ शुरू हुआ। इसके बाद रिफ्यूजी खिलाड़ियों का मार्च पास्ट हुआ। खिलाड़ियों के मार्च पास्ट में इंडियन स्क्वाड 21वें नंबर पर आया। इंडियन स्क्वाड के मार्च पास्ट में खिलाड़ी और ओहदेदार मिलाकर 25 अरकान शामिल रहे। इस बार ओलंपिक में करीब 11,238 खिलाड़ी 33 खेलों में 339 गोल्ड के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी में जापान के किंग नारोहितो भी शामिल हुए। नोबेल पीस प्राइज विनर बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को स्पेशल गेस्ट के तौर पर वहां पे बुलाया गया था। उन्हें वहां पे एजाज़ पेश किया गया। टोक्यो के रिहायशी कोरोना वबा में हो रहे इस ओलंपिक की मुखालिफत कर रहे हैं। जुमे के रोज़ भी ओपनिंग सेरेमनी से पहले मेन स्टेडियम के बाहर मुजाहरे किए गए। वहाँ मुजाहरीन जमा हुए और ओलंपिक की मुखालिफत में नारे लगाए। टोक्यो ओलंपिक सेरेमनी की शुरुआत आम ओलंपिक गेम्स से बिल्कुल अलग रही। लगभग खाली स्टेडियम में सबसे पहले कोरोना वबा की वजह से दुनिया भर में जान गंवाने वाले लोगों को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस बार ओलंपिक में हिंदुस्तान के 124 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। इसमें से 69 मर्द और 55 खवातीन एथलीट हैं, बाकी स्टाफ मेंबर्स होंगे। हिंदुस्तानी एथलीट इस बार 85 मेडल्स के लिए दावेदारी पेश करेंगे। हिंदुस्तान ने ओपनिंग सेरेमनी के लिए मेंस हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और 6 बार की बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन MC मैरी कॉम को झंडा दिया था। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की बीवी जिल बाइडेन ओलंपिक स्टेडियम पहुंच गई। अमेरिका के 613 एथलीट इस ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले हर एथलीट का एक ख्वाब होता है कि मेडल जीतना। जीत हासिल करने वाले एथलीटों को पोडियम पर मेडल पहनाया जाता है। ये लम्हा उनकी ज़िंदगी का सबसे यादगार पल बन जाता है, लेकिन कोरोना वबा की वजह से टोक्यो ओलंपिक में ऐसा नहीं होगा। इस बार विनर एथलीट्स को खुद ही अपने गले में मेडल डालना होगा। साथ ही मेडल सेरेमनी के दौरान एथलीटों के हाथ मिलाने और गले मिलने पर भी रोक होगी। सऊदी अरब में आज जुमे को अयाम तशरीक के तीसरे और मनासिक हज के छठे रोज़ हुज्जाज कराम मीना में तीनों जमरात की रमी कर रहे हैं। इसके बाद वो मक्के मुकरमा जाकर मस्जिद हराम में तवाफ़ विदा अदा करके मनासिक हज मुकम्मिल कर लेंगे। इससे कबल जुमेरात को मनासिक हज के 5वें रोज़ 50,000 हुज्जाज ने तीनों जुमरात की रमी की और फिर मक्के मुकरमा जाकर मस्जिद हराम में तवाफ़ विदा अदा किया। वाज़ेह है कि 80% से ज़्यादा हुज्जाज कराम मनासिक हज के 5वें रोज़ अपना हज मुकम्मिल कर लेते हैं। मनासिक हज का छठा रोज़ इख्तियारी होता है। कोरोना की वबा के सबब मुशायर मुक़द्दसा में हिफाजती तदाबीर और एहतियाती इक़दामात का भरपूर एहतमाम किया गया है। हुज्जाज कराम को इंतहाई मरबूत मनसूबाबंदी के तहत मीना से मक्के मुकरमा पहुँचाया जा रहा है। हज सीज़न में सिक्योरिटी और सिविल सैंकड़ों के बीच भरपूर ज़मीनी नज़्म ज़ब्त अमल में आ रहा है। रवां साल ममलिकत में मौजूद 60,000 अफराद को फ़रीज़े हज अदा करने की इजाज़त दी गई थी। उनमें बड़ी तादाद ममलिकत में मुक़ीम गैर मुल्कियों की हैं। सऊदी वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफ़ीक़ अल अरबिया ने कल जुमेरात के रोज़ रवां साल हज सीज़न के लिए वज़ा करदा तिब्बी मनसूबों की कामयाबी का ऐलान किया था। उन्होंने बताया कि हज सीज़न कोरोना वायरस और दीगर वबाई अमराज से महफूज रहा। आलमी इदारा सेहत ने सऊदी अरब की जानिब से रवां साल हज सीज़न में किए गए उन इक़दामात को सराहा जिनका मकसद कोरोना के फैलाव को रोकना और हुज्जाज कराम की सलामती को यकीनी बनाना था। हज सिक्योरिटी कमांड के सरबराह ब्रिगेडियर सामी अल शोरेख ने बताया कि हज के अय्याम में कुछ लोगों को गैर मजाज तरीके से मस्जिद हराम, मुशायर मुक़द्दसा या मस्जिद के मरकज़ी अहाते में दाखिल होने की कोशिश के दौरान रोका गया। उनका कहना था कि हज सीज़न 1442 हिजरी के दौरान गैर मजाज तरीके से मस्जिद हराम और मुशायर मुक़द्दसा में घुसने की कोशिश के 87 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि गैर मजाज तरीके से मस्जिद हराम में घुसने वाले अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई और उन्हें फ़ी कस 10,000 रियाल जुर्माना किया गया।
ब्रिगेडियर अल शुरख ने शहरियों और गैर मुल्कियों से अपील की कि वह हज के अय्याम में मस्जिद हराम और मकामात मुक़द्दसा में दाखिले के लिए वज़ा करदा तरीक़ेकार पर अमल करें और गैर मजाज तरीके से हरम मक्की में दाखिले से बचें। उनका कहना था कि 13 ज़िलहज तक बग़ैर पेशगी इजाज़त के किसी को मस्जिद हराम में दाखिले की इजाज़त नहीं है। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का चौथा दिन हंगामे की नज़र चढ़ गया। पेगासस जासूसी और ज़रई कानूनों को लेकर पार्लियामेंट में हंगामे के चलते लोकसभा पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई पहले दोपहर 2:30 बजे तक मुलतवी की गई, उसके बाद पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ऐवान के जो वाक़यात हुए हैं वो काफ़ी अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि ऐवान की कार्रवाई के दौरान IT वज़ीर के पेपर छीनकर उसे कई टुकड़ों में फाड़ दिया गया। ऐसा ऐवान की कार्रवाई को निचले लेवल पर गिराने वाला वाक़या है। इस तरह की कार्रवाई हमारी जमहूरियत पर बहुत बड़ा हमला है। राज्यसभा में आज तृणमूल MP शांतनु सेन को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। हुकूमत ने उनके सस्पेंशन की तजवीज़ राज्यसभा में रखी। उन्होंने कल IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के हाथ से दस्तावेज लेकर फाड़ दिए थे। आज वैष्णव ने इस वाक़े पर कहा कि तृणमूल का बंगाल में हिस्से का तशद्दुद का कल्चर है और यही कल्चर वो ऐवान में लाने की कोशिश कर रही हैं। माननीय सभापति जी, क्वेश्चन आवर 246 पेज Honorable members, as motion moved and accepted by Honorable Chairman, I therefore ask you kindly withdraw self from the Rajya Sabha. Dr. Shantanu Sen, I request you, Honorable Member Dr. Shantanu Sen, as motion moved and accepted by Honorable Chairman, I therefore ask you kindly withdraw yourself from the Rajya Sabha. House adjourned at 12:30. House adjourned at 12:30. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जुमे के रोज़ ऐवान में हंगामा आराई करने वाले मेंबरों से कोविड-19 से मुतालिक रहनुमा उसूलों पर अमल करने की अपील करते हुए कहा कि अगर अवामी नुमाइंदे इन्फेक्शन फैलाएंगे तो मुल्क में मनफी पैगाम जाएगा। वक्फे सवाल के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ के मुतअद्दिद जमातों के अराकीन हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए ऐवान के वसत में नारे लगा रहे थे। इस पर ओम बिरला ने कहा कि मेंबरान कोविड इन्फेक्शन और वैक्सीन के अहम मामलों पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। पूरा मुल्क जानना चाहता है कि हिंदुस्तान में वैक्सीन की क्या सूरत हाल है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम मास्क पहने। कोरोना इन्फेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ। अगर आप खुद इन्फेक्शन फैलाएंगे तो मुल्क में क्या पैगाम जाएगा। उस वक्त वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया कोविड-19 से मुतालिक एक ज़मीनी सवाल का जवाब दे रहे थे। स्पीकर ने नारेबाजी कर रहे मेंबरों से कहा कि आप अवामी नुमाइंदे हैं, आप लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। आप कोविड के बारे में बातचीत करने, वैक्सीनेशन के बारे में तबादला ख्याल करने के लिए अवाम ने मुंतखब किया। आप बहस नहीं करना चाहते, मास्क खोलकर नारेबाजी कर रहे हैं, प्ले कार्ड निकाल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। कोविड से मुतालिक गाइडलाइंस पर अमल करें। उन्होंने बताया कि अवाम अपने मुंतखब कायदीन से रहनुमाई हासिल करते हैं। उन्होंने अपोजिशन अराकीन को यकीन दिलाया कि उन्हें हर मामले पर बात करने का मौका दिया जाएगा, वो अपनी अपनी सीटों पर जाएं। ताहम उनके अल्फाज का मेंबरान पर कोई असर नहीं हुआ और कुछ देर बाद ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन संक्रमण और वैक्सीन के महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा हो रही है। मेरा आपसे आग्रह है, पूरा देश जानना चाहता है कि वैक्सीन की भारत की स्थिति क्या है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, कम से कम मास्क लगा के रखें। आप मास्क लगा के रखें। कोरोना संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। माननीय सदस्य, आप मास्क लगा के रखें। आप खुद अगर संक्रमण फैलाएंगे तो क्या देश में मैसेज जाएगा। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको जनता ने चुनकर भेजा है कि कोविड के बारे में चर्चा हो, वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा हो। आप चर्चा नहीं करना चाहते, मास्क खोलकर नारेबाजी कर रहे हैं, तख्तियां निकाल रहे हैं, ये उचित नहीं है।
माननीय सदस्यगण, कोविड गाइडलाइन की पालना करिए। आप जनता के जनप्रतिनिधि हैं और जनता आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करती है। प्लीज अपने आप को चर्चा करने का मौका दूंगा, उपयुक्त समय और उपयुक्त अवसर दूंगा। कांग्रेस समेत हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के मुतअद्दिद अरकान पार्लियामेंट ने जुमे के रोज़ पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मुजाहरा किया और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लियामेंट ने बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने जमा होकर नारेबाजी करते हुए इस हिस्सास मसले की तफ्तीश कराने का मुतालबा किया। एहतजाज कर रहे अरकान हाथों में लिखी हुई तख्तियाँ और बैनर लेकर सरकार पर जासूसी कराने का इल्ज़ाम लगाते हुए नारेबाजी कर रहे थे। एहतजाज में कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी, पार्टी के लोकसभा में लीडर अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल के अलावा तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और दीगर जमातों के अरकान शामिल थे। ये एक नया हेड इसमें डाला और इसका बजट 33 करोड़ से बढ़ाकर 333 करोड़ कर दिया। 300% बढ़ा दिया गया, नया हेड डाला। आप पूछेंगे कि नया हेड डालने में क्या बुराई है? डालना चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए। इसमें हैरानी वाली बात यह है कि साइबर सिक्योरिटी रिसर्च का एक हेड ऑलरेडी है, माइटी उस मंत्रालय के तहत है, उसका अलग बजट है। तब सवाल यह उठता है कि आपने फिर से एक नया हेड इसमें क्यों डाला साइबर सिक्योरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से, और 30 करोड़ के बजट, 33 करोड़ के बजट को 333 करोड़ रुपए क्यों किया, और वो भी 2017-18 में जब यह जासूसी प्रकरण प्रारंभ हुआ। इसका कारण बताइए कि ये 333 करोड़ आपने क्यों बढ़ाया? जो चीज 33 करोड़ में सेक्रेटेरियल सर्विसेज का काम जो विभाग देख रहा था उसका बजट बढ़ा देना। और मैं आपके समक्ष ये तमाम बजट के आंकड़े, सरकारी आंकड़े हैं, ये साथ में रख रहा हूं। कल भी आपने देखा रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कभी पत्रकारों के, महिला पत्रकारों के फोन उनके कैमरा में घुस जाना, ये छोटी बात नहीं होती। अब जो कल खुलासा हुआ है उसमें सरकारी ब्यूरोक्रेट, बड़े वरिष्ठ अधिकारी जो कि हमारे सीबीआई को देखते थे, सीबीआई के डायरेक्टर थे और सीबीआई में और वरिष्ठ अधिकारी थे, आइए प्रणव, उन सब लोगों के, आइए ना प्लीज, और उनके परिवार के सदस्यों, उनके परिवार की महिलाओं के, सबके कैमरा में सरकार ने अपना जासूसी स्पाईवेयर डाल दिया और उनकी तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। इजराइल की कंपनी का सॉफ्टवेयर देश की सुरक्षा एजेंसी के पेगासस जासूसी केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले पर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। पिटीशन में कहा गया है कि इजरायली स्पाईवेयर के जरिए हिंदुस्तानी शहरियों की निगरानी की जा रही है। ये जुर्म है। पिटिशनर ने मांग की कि कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बनाकर इसकी जांच कराई जाए। पिटीशन में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सीबीआई को एक पार्टी बनाने की मांग की गई। पिटिशनर मनोहर लाल शर्मा ये एक पेशे से वकील है, उन्होंने पिटीशन दाखिल किया है। शर्मा ने पिटीशन में कहा कि इस तरह किसी शहरी की जासूसी करना उसके बुनियादी हुकूक का वायलेशन है। जासूसी के लिए बैरूनी स्पाईवेयर का इस्तेमाल करना कौमी सलामती के लिए भी खतरनाक है। इजरायली कंपनी एनएसओ के जासूसी स्पाईवेयर पेगासस की लिस्ट में 2 और बड़े नामों का खुलासा हुआ है। न्यूज़ पोर्टल द वायर के मुताबिक जासूसी लिस्ट में इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी और सीबीआई के साबिक डायरेक्टर आलोक वर्मा का भी नाम शामिल किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक आलोक वर्मा को मरकजी हुकूमत ने 2018 में सीबीआई के ओहदे से, सीबीआई सरबराह के ओहदे से बर्खास्त किया था। इसके फौरन बाद ही वर्मा का नाम पेगासस की लिस्ट में शामिल किया गया था। इसके साथ ही अनिल अंबानी और अनिल धीरूभाई अंबानी के ग्रुप के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के ओहदेदार टोनी जेसुदासन के साथ उनकी बीवी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया गया। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसकी तस्दीक नहीं की जा सकती है कि अनिल अंबानी मौजूदा दौर में उसी फ़ोन नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। एडीए की जानिब से फिलहाल इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में दसा एविएशन यानी जो राफेल
एयरक्राफ्ट जेट है बनाने वाली कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव वेंकट राव पोसीना, साब इंडिया के सरबराह इंद्रजीत सियाल और बोइंग इंडिया के सरबराह प्रत्युष कुमार का नंबर भी 2018 और 2019 में मुख्तलिफ ड्यूरेशंस में लीक आंकड़े में शामिल है। इसके साथ ही फ्रांस की कंपनी एनर्जी EDF के सरबराह हरमनजीत नेगी का फ़ोन नंबर भी लीक्ड आंकड़ों में शामिल है। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी कराए जाने के मामले पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से हुकूमत को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने इस मामले की तफ्तीश अदालत के जरिए कराए जाने का मुतालबा करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का इस्तीफा तलब किया। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने जुमे के रोज़ कहा कि पेगासस एक सॉफ्टवेयर है जिसकी इसराइल की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार के तौर पर दर्जाबंदी की गई है, मगर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस हथियार का इस्तेमाल रियासत हिंद और इदारों के खिलाफ किया। उन्होंने जासूसी कराए जाने के इस इंतहाई हिस्सास मामले की जाँच अदालत से कराए जाने का मुतालबा करते हुए अमित शाह के इस्तीफे का मुतालबा किया। अच्छा, तो एक बात बताइए, अगर इधर अगर कुछ लेना देना नहीं, अगर हिंदुस्तान की सरकार ने ये नहीं किया तो किसी और सरकार ने किया होगा, जापान की सरकार ने किया होगा, इजराइल की सरकार ने किया होगा, रूस की सरकार ने किया होगा, युगांडा की सरकार ने किया होगा, क्योंकि पेगासस तो सिर्फ सरकार को बेचा जा सकता है। तो फिर उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं तो प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कह रहे हैं हाँ लोगों के नंबर पेगासस में टैप हुए हैं, इंक्वायरी कराएंगे। प्रधानमंत्री ये क्यों कह रहे हैं कि हमने नहीं किया? ये जवाब नहीं है कि उन्होंने खरीदा या नहीं खरीदा। नहीं, और ये भी सवाल है कि ये उन्होंने खरीदा है या नहीं, उसको तो जवाब दे दीजिए। सरकार इस पे कह रही है हाँ या ना पे जवाब नहीं दे रही, कह रही ये भी क्लासिफाइड है कि हमने इस्तेमाल किया है कि नहीं, और एमनेस्टी ने कह दिया है। देखिए, राफेल का मामला क्लासिफाइड था, किसानों का मामला क्लासिफाइड है, आजकल हिंदुस्तान में सबका सब क्लासिफाइड है। ठीक है, एमनेस्टी पोटेंशियल टारगेट की बात करें कि ये नो इट इज नॉट अ पोटेंशियल टारगेट, माय फोन इज टैप्ड, इट इज क्लियरली टैप्ड, राइट, सो इट्स नॉट अ पोटेंशियल टारगेट। और जी आपको क्या डर लगता है फोन इस्तेमाल करते हुए? नहीं, देखिए खुली किताब है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए सिंपल सी बात है, इंडियन पॉलिटिक्स को आप समझना चाहते हैं, अगर आप भ्रष्ट हैं, अगर आप चोर हैं, आपको डर लगेगा। मोदी से आप डरोगे, अगर आप भ्रष्ट नहीं हो, अगर आप चोर नहीं हो, मोदी से आपको बिल्कुल डर नहीं लगता, हंसी आती है, सिंपल सी बात है। On what basis are you directly, आप कैसे सीधे पीएम पे आरोप लगा रहे हैं, क्या इसको सब्सटेंशिएट? भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कोल्हापुर, रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर, ठाणे और नागपुर के कुछ हिस्सों में सैलाब जैसे हालात बन गए हैं। भारी बारिश के बाद जुमे के रोज हुए हादसों में अब तक 49 लोगों की मौत हो गई है। रायगढ़ के तलाई गांव में पहाड़ का मलबा रिहायशी इलाके पर गिर पड़ा, इसके नीचे 35 घर दब गए। इस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई है। 70 से ज़्यादा लोग लापता हैं। 32 की लाशें बाहर निकाली गई हैं। सतारा के अंबेघर गांव में भी लैंडस्लाइडिंग हुई है, यहां 8 लोगों की जान गई है। मलबे के नीचे करीब 20 लोग दबे हुए हैं। जुमे के रोज़ ही मुंबई से जुड़े गोवड़ी में एक इमारत के गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। सभी मरने वाले एक ही खानदान के थे। हादसे में 6 लोग जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों को मुंबई के राजावाड़ी और सैन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। बरसाती नदियों का पानी शहरों, कस्बों और गांव में घुस गया है। महकमे मौसमियात ने अगले 3 दिन के लिए कोंकण, मुंबई और इसके आसपास के ज़िलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। ठाणे और पालघर में भी भारी बारिश की वजह से लो लाइंग इलाके 24 घंटे से पानी में डूबे हुए हैं। कोंकण डिवीज़न में अभी तक बारिश से जुड़े वाक़यात में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 700 लोगों को महफूज बाहर निकाला गया है। रायगढ़ में 4 जगह लैंडस्लाइडिंग होने से कई लोग फंस गए हैं। 25 लोगों को निकाला गया और 20 अभी भी फंसे हुए हैं। तलाई गांव को कनेक्ट करने वाली सड़क पानी में बह गई है। इस वजह से गांव के अंदर लोग फंसे हुए हैं। कोल्हापुर के चिखली में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की 2 टीमें लगातार कोशिश कर रही हैं।
जम्मू कश्मीर में अखनूर सेक्टर के कानाचक में पुलिस ने जुमे की सुबह एक ड्रोन को मार गिराया। इससे 5 किलोग्राम आईईडी बरामद हुआ है। ये ड्रोन हिंदुस्तानी सरहद में 6 किलोमीटर अंदर तक घुस आया था। इस तरह ड्रोन के जरिए हमले की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। जम्मू जोन के आईजी मुकेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ड्रोन को रात 1 बजे देखा गया। इससे लाई गई आईईडी करीब तैयार हालत में थी, उस पर जीपीएस लगा हुआ था। इसे किसी दहशतगर्द तक पहुंचाया जाना था। हालांकि अभी तक रिसीवर का पता नहीं चल पाया है। उन्होंने बताया कि ड्रोन 17 किलो का है। उसके पार्ट्स चीन, हांगकांग और ताइवान में बनाए गए हैं। इसी सीरीज़ का ड्रोन कठुआ में मिला था। अब तक ड्रोन से भेजे गए 16 AK-47 राइफल, 34 पिस्तौल, 15 ग्रेनेड, आईईडी और 4 लाख रुपए की करेंसी बरामद की जा चुकी है। कुछ और भी इंस्टॉलेशंस के आसपास लगाए गए हैं, उनके बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया गया। सर 15 अगस्त आ रही है सर, लगातार ड्रोन का खतरा है। 15 अगस्त आ रही है निशाने पे, क्योंकि जैसे पहले आपने खुलासा किया था कि क्राउडेड प्लेसेस और जो धार्मिक स्थल है उनको निशाना बनाया गया। किस तरह की तैयारी है सर? 15 अगस्त बहुत बड़ा फंक्शन है। 15 अगस्त के लिए मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। पहले से हमारी मीटिंग्स हो चुकी है, आदेश दे दिए गए हैं। वाइटल इंस्टॉलेशंस को सिक्योर करना, चाहे माइनॉरिटीज़ को सिक्योर करना, चाहे प्रोटेक्टेड पर्सन्स को सिक्योर करना, इन सब की एक मुकम्मल प्लान बन गई है जिस पे हम काम कर रहे हैं और 15 अगस्त के लिए हम पूरे तैयार हैं। क्वेश्चन आपने कहा कि जैश के इनपुट था कि जैश जो है वो ड्रॉपिंग कर सकता है। जो मोड्स ऑफ ऑपरेंडी है ऑलमोस्ट सेम लग रहा है जो इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पे हुआ। तो सर क्या ये इस तरह पे हिंट करता है कि जो इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पे जो ड्रोन ड्रॉपिंग हुई है उसमें भी जैश का हाथ हो सकता है? ये अभी कहना मुश्किल है। तफ्तीश अभी शुरुआत हुई है। जैसे जैसे तफ्तीश बढ़ेगी हम ज़्यादा खुलासा कर पाएंगे। 15 अगस्त समारोह के आसपास ड्रोन के जरिए किसी तरह का कोई खतरा जो है वो मंडरा रहा है और उसको लेकर क्या तैयारियां पुलिस की तरफ से? देखिए, पंजाब कांग्रेस भवन में सिद्धू ने एक बार फिर अपने तेवर दिखाए। जब वो तकरीर देने के लिए खड़े हुए तो भगवान को याद किया, क्रिकेट शॉट मारने का एक्शन लिया। अपने दाईं जानिब बैठे कैप्टन अमरिंदर सिंह और हरीश रावत को इग्नोर करते हुए आगे बढ़े और साबिक वज़ीर आला राजेंद्र कौर भटकल और लाल सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद वो तकरीर देने खड़े हो गए। सिद्धू ने कहा कि मेरा दिल चिड़े के दिल जैसा नहीं है। जो मेरी मुखालिफत करेंगे वो मुझे और मजबूत बनाएंगे। मेरी चमड़ी मोटी है, मुझे किसी के कहने सुनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिद्धू ने अपनी तकरीर में मुखालिफिन को खूब ललकारा। वो बोले कि परखने से कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में ज़्यादा देर चेहरा नहीं रहता। सिद्धू ने कहा कि आज सारे कांग्रेस वर्कर्स सरबराह बन गए हैं, क्योंकि वर्कर्स के साथ के बिना कोई पार्टी सियासत में टिक नहीं सकती। आपको बता दें कि सिद्धू ने आज पंजाब कांग्रेस सरबराह के तौर पर अपने ओहदे का जायजा लिया था। संदेश दें, जिस दिन दोनों सिद्धू साहबान के हाथ उठ गए उस दिन पंजाब एक कांग्रेस की फतह मजबूत करके 2022 चोड़ा जित के कांग्रेस पार्टी की चोरी दे विच पा के दोगे तुहाडे सहयोग ते साडे आशीर्वाद नाल। इस करके जाखड़ साहब नूं मैं कह रहा, मेरी तो शायरी शूरी जी उत्थों निकलदी आ जिथों कोई सामने कहता थोड़ी परख, जाखड़ साहब कहते थोड़ियां बहुत परखा हुई है। मैं किसी को परखना नहीं, परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद अब मुंबई पुलिस की एक टीम उनकी बीवी और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से पूछताछ कर रही है। इसके लिए टीम उनके जुहू में वाक़ बंगले पर पहुंची। फिलहाल एक्ट्रेस से पूछताछ जारी है। इससे पहले पोर्न फिल्म्स के प्रोड्यूसर के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुए राज कुंद्रा को 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। अदालत में पेशी के दौरान मुंबई पुलिस ने बताया कि उन्हें उनके व्हाट्सएप चैट से पता चला कि राज कुंद्रा 121 पोर्न वीडियोस को 9 करोड़ रुपए में बेचने वाले थे। ये एक इंटरनेशनल लेवल की डील थी। इस बीच उनका एक ईमेल भी लीक हुआ जिसमें कुंद्रा की डर्टी फिल्म मेकिंग का पूरा ब्यौरा लिखा हुआ था। इन पोर्न फिल्मों के इस कारोबार के प्रोजेक्ट को ख्वाब नाम दिया गया था।
19 जुलाई को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए बुलाया था। रात 9 बजे वो मुंबई क्राइम ब्रांच के भाईकाला दफ्तर पहुंचे। करीब 2 घंटे तक पूछताछ चली और इसके बाद रात 11 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज कुंद्रा की पेशी के दौरान मुंबई पुलिस ने कोर्ट से और वक्त मांगा था। मुंबई पुलिस का कहना है कि ये केस बहुत बड़ा है, ये सिर्फ कुछ पोर्न फिल्मों तक महदूद नहीं है। मुलजिम ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इसे अंजाम दे रहे थे। इस मामले में कुंद्रा समेत 11 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। दीगर कुछ और लोगों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जुमेरात को दुनिया भर में 5,51,215 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, यानी ये आंकड़ा पिछले 24 घंटों का। इस दौरान 3,94,938 लोगों ने कोरोना को मात दी और 8,514 लोगों की इन्फेक्शन की वजह से जान भी गई। वहीं अमेरिका में कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। बीते दिन यहाँ 56,525 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। ये पिछले 82 दिनों में एक दिन में मिले मुतासरीन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 1 मई को यहाँ 50,659 मुतासरीन की पहचान हुई थी। बीते 7 दिन में ब्रिटेन में 41% और अमेरिका में 52% कोरोना मरीज बढ़े हैं। इसी तरह फ्रांस में 129% और इंडोनेशिया में 24% मरीज बढ़े हैं। इसी तरह इटली में 7 दिन में 19,390 यानी 116% और जर्मनी में 9,551 यानी करीब 66% कोरोना मरीज बढ़े हैं। इसराइल में इस बढ़त का आंकड़ा 6,909 यानी 90% रहा। कोरोना को लेकर फिर कुछ राहत देने वाली खबर हिंदुस्तान से है। 2 दिन की बढ़ोतरी के बाद इसके मामलों में गिरावट नजर आई है। जुमेरात के रोज़ यानी हम 24 घंटों की अगर बात करें तो 34,861 मरीज मिले, 38,393 ठीक हुए और 481 की मौत हुई। इसी तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 4,018 की कमी आई। इससे पहले मंगल के दिन 42,128 नए मरीजों की पहचान हुई थी और 36,876 ठीक हुए थे। उसी दिन एक्टिव केसेस में 1,237 की बढ़त देखी गई थी। ऐसे ही 4 मई को 41,687 केसेस आए थे और 38,891 मरीज रिकवर हुए थे। तब एक्टिव केसेस में 2,278 की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। कोरोना वबा के शुरुआती 14 महीनों यानी 1 मार्च 2020 से 30 अप्रैल 2021 में हिंदुस्तान के 1,19,000 बच्चों समेत 21 मुल्कों में 15 लाख से ज़ायद बच्चों ने अपने माँ बाप या उन दोनों में से किसी एक को खोया है जो उनकी देखभाल करते थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग एब्यूज और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का ये स्टडी मशहूर हेल्थ जर्नल द लैंसेट में पब्लिश हुआ है। इस स्टडी में दावा किया गया है कि कोविड-19 की वजह से हिंदुस्तान में 25,500 बच्चों ने मां जबकि 90,751 ने वालिद को खोया है। वहीं 12 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने माँ बाप दोनों को खो दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2,898 हिंदुस्तानी बच्चों ने दादा दादी या नाना नानी को भी खो दिया, जबकि 9 बच्चों ने दोनों को खो दिया है। दुनिया भर में ऐसे बच्चों की तादाद 11,34,000 है जिन्होंने माँ बाप या फिर उनके जो गार्डियन थे दादा दादी या नाना नानी उन्हें खो दिया। इनमें 10,42,000 बच्चों ने माँ बाप या दोनों को खोया है। दुनिया भर में 15,62,000 बच्चों ने माँ बाप में से एक या देखभाल करने वालों में से एक या साथ रह रहे दादा दादी या नाना नानी या दीगर रिश्तेदारों को खो दिया है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।